हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। हम आज कंप्लीट सीरीज़ करने वाले हैं मैनेजमेंट की बुक की। यह हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, मैंने अभी मैनेजमेंट की जितनी भी क्लास करवाई है उसमें या तो व्यापम ने बार बार पूछा है वो क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, और या तो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करे हैं, और जो बही खाते से प्रबंधन में जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं, मूल्य से रिलेटेड हैं, या फिर मैनेजमेंट के जो बही खाता वाले क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड हैं, प्रबंधन के जितने भी कर्मचारी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, नियोजन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो भी हमने कर लिए है ना। तो ये आज का हमारा जो क्लास होने वाली है वो उसी का पार्ट 3, बुक सीरीज़ का पार्ट 3 चलने वाला है। तो ये पार्ट 3 आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम 280 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 को मिलाकर। तो आप सभी लोग कोशिश करिएगा कि कॉपी पे नोट करते चलेंगे ताकि आपको रिवीजन में भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैनेजमेंट के भी। मैंने जो कंप्यूटर के क्वेश्चन डाला है वो भी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो मांग तत्व इसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, रहीम ने फर्म को जिसका वह साझेदार है 5,000 रुपये उधार दिए, ब्याज देय होगा यदि उनके बीच कोई समझौता ना हो, तो कितना, 300 रुपये वार्षिक। अच्छा, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन अगर पूछता है कि जैसे ये 5,000 दिया हुआ है, फिर वो कहता है कि किसी को ब्याज देना हो मान लो 3,000। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो कुछ इसी टाइप से आए हैं। तो हमेशा जो क्वेश्चन आएगा तो आप वैल्यू फर्स्ट ये जो रहेगी और ये वैल्यू सेकंड रहेगी, इन दोनों को माइनस कर देना। मतलब 5,000 में से 3,000 जाएंगे तो 2,000 बचेगा। यही अपना आंसर होगा। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में भी ये डिस्कस कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। साझेदार फर्म से गुप्त लाभ कमाता है, पता लगाने पर व्यवहार होगा तो लाभ फर्म को लौटाने होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। फर्म के उचित व्यापार संचालन में साझेदार को ही क्षति की पूर्ति की जाएगी, फर्म द्वारा की जाएगी। साझेदार सलने के अभाव में साझेदारों के उधारों पर ब्याज राशि होगी, ब्याज नहीं होगी। अच्छा, वीडियो को थोड़ी देर यहीं पे अपन रोक लेते हैं, मतलब सॉरी, क्वेश्चन को मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ कि इसके बाद हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं मैनेजमेंट के अब हम डिस्क्रिप्शन वाले देखेंगे, है ना। डिस्क्रिप्शन जिसके बेसिक हमको बहुत ज़रूरी होने वाले हैं कि प्रबंध क्या होता है, उसकी क्षमताएं क्या होती हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं। तो ये हम सब डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है, उससे आप लोगों का बेस जो रहेगा वो अच्छा हो जाएगा मैनेजमेंट का। तो क्या है, अगर टफ क्वेश्चन भी पूछेगा तो आपको अगर बेस मजबूत हो जाएगा मैनेजमेंट का तो आपको सारे क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे हम उसका बेसिक भी पढ़ने वाले हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे उसका। ठीक है, सारी चीज़ डिटेल से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साझेदारी सलने के अनुसार साझियों को पूंजी पर ब्याज देय है, क्रेडिट किया जाने वाला खाता होगा तो साझेदारों का पूंजी खाता होगा। अगला, साझेदारों के आहरणों पर ब्याज के संबंध में क्रेडिट किया जाने वाला खाता होगा यदि आहरणों पर ब्याज की संलेख में व्यवस्था कैसी हो, लाभ हानि खाता। ठीक है, अगला देखते हैं। साझियों को ऋण पर ब्याज के संबंध में प्रविष्टि होगी, तो इसमें बताना है कि में प्रविष्टि कौन कौन सी होगी। तो इंटरेस्ट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेतन के बताना है प्रविष्टि, देय वेतन के संबंध में बताना है, जिसमें अपना हिसाब किताब या लेन देन वाला काम होता है। तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट्स। ठीक है, याद रहेगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी पूंजी विधि खाता विधि में, स्थायी पूंजी खाता विधि में पूंजी के संबंध में प्रत्येक साझी के लिए खोले गए खातों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में पूंजी के संबंध में खोले गए खाते हैं केवल पूंजी खाते हैं। अगला देखते हैं। वस्तु की लागत निकालने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए वह क्या कहलाती है, तो सम विच्छेद बिंदु तकनीक कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेय पदार्थ, शराब एवं आइसक्रीम आदि के विक्रेता को जो मूल्य नीति अपनाते हैं क्या कहलाती है, एक मूल्य नीति कहलाती है। ठीक है, अगला है। ख्याति प्राप्त संस्थाएं मूल्य नीति अपनाती है तो अबव द मार्केट प्राइस पॉलिसी। ठीक है, अबव द मार्केट प्राइस पॉलिसी। अगला देखते हैं।
बाटा सू कंपनी अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारण जिस नीति से करती है वह क्या होती है? तो मनोविज्ञान मूल्य नीति, मतलब साइकोलॉजिकल प्राइस पॉलिसी होती है। ठीक है। अगला है, टूथपेस्ट के पैकेट पर मूल्य निर्धारित करने हेतु कोई कंपनी अपनाएगी इकाई मूल्य नीति अपनाएगी। ठीक है। अगला है, वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट में लेखा किया जाता है तो वास्तविक सौदे की राशि से किया जाता है। अगला देखते हैं, देनदारों से 10,000 रुपये प्राप्त थे जबकि 9,000 रुपये वसूल हुए। 12,000 रुपये के लेनदारों के बदले 14,000 रुपये चुकाने पड़े। कंपनी के 3% कमीशन की राशि क्या होगी? 690 होगी। ठीक है। हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इनको हल करना भी बताना है। जैसे मैथ्स अपन हल करते हैं ना, जिसमें लाभ हानि के क्वेश्चन आते हैं, परसेंट कैसे निकालना है, बस वैसे ही करना है। लाभ हो रहा है तो लाभ, हानि हो रहा है तो हानि। ठीक है। इसको भी हम निकालना सीखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से विक्रेता की गारंटी कंपनी लेखांकन हेतु मान्य है? कंपनी निश्चित लाभांश घोषित कर सकेगी। अगला देखते हैं, समामेलन से पूर्व के लाभ हैं पूंजीगत लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समामेलन से पूर्व के लाभों का प्रयोग संभव है? पूंजीगत हानियां अपलिखित करना। ठीक है, पूंजीगत हानियां को अपलिखित करना। अगला क्वेश्चन, साझेदारों को वेतन कर का विभाजन सम्मेलन के पूर्व व पश्चात लाभ ज्ञात करते समय होगा? पूर्णतः समामेलन से पूर्व होगा। अंशेकड़ फीस का विभाजन उचित है? तो अंशेकड़ फीस का विभाजन क्या होता है? समयानुपाती में होता है। संचालकों का पारिश्रमिक संबंधित होता है? समामेलन के बाद की अवधि से संबंधित होता है। समामेलन से पूर्व की हानि से डेबिट किया जाता है ख्याति खाता। अगला देखते हैं, हस्तांतरण फीस एक मद है जिसे बांटना चाहिए? समामेलन के बाद की मद है। प्रारंभिक व्यय पूर्णतः समामेलन के बाद की मद मानी जाती है क्योंकि ये व्यय कंपनी निर्माण के हैं, इसलिए मानी जाती है। अगला, समझौते के अभाव में क्रय प्रतिफल का निर्धारण होगा? शुद्ध संपत्तियों के आधार पर होगा। अगला क्वेश्चन, चालू व्यवसाय क्रय करने पर समामेलन से पूर्व के लाभ ज्ञात करना आवश्यक है। और ये पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है कि ऐसा करना कंपनी के हित में है। तो हमको ये बताना है कि दोनों में से क्या सही है। तो प्रथम कथन सत्य है लेकिन द्वितीय कथन उचित व्याख्या नहीं करता। मतलब प्रथम कथन जो है वो सत्य है लेकिन जो दूसरा है उसकी व्याख्या वो सही नहीं कर रहा है। ठीक है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपभोक्ता की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन को समायोजित करते रहने के लिए निर्माता काफ़ी व्यय करता है तो उपभोक्ता अनुसंधान पर व्यय करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बताना है? तो बाजार उपभोक्ता केंद्रित नहीं है, वह वस्तु केंद्रित है। गलत, तो सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है। बाजार जो उपभोक्ता होता है वो केंद्रित नहीं होता, किसमें? वस्तु केंद्रित नहीं होता। ठीक है। तो ये सही क्या क्या होगा ये पढ़ लेते हैं। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि उपभोक्ता सदा सही होता है, उपभोक्ता बाजार का राजा होता है, उपभोक्ता को सार्वभौमिक माना जाता है। ठीक है। ये सत्य होंगे। विपणन प्रबंध का लक्ष्य क्या होता है? विपणन मतलब मार्केटिंग। ठीक है। व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि करना। अगला, विपणन संबंधी निर्णय लेते समय प्रबंध को ध्यान में रखना चाहिए? उपरोक्त सभी को। तो उपभोक्ता की आय को, फैशन परिवर्तन को, ग्राहक के व्यवहार एवं वैधानिक प्रतिबंध को, इन सभी को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, प्रबंध के टाइम। अगला है, उत्पादन एवं विक्रय की विभिन्न नीतियों का सम्मिश्रण क्या कहलाता है? तो विपणन मिश्रण कहलाता है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्सचर। मार्केटिंग मिक्स से सम्मिलित क्या होते हैं? तो वस्तु, बॉन्ड एवं ट्रेडमार्क, मूल्य एवं पैकेजिंग, वितरण मार्ग एवं विज्ञापन प्रवर्तन। ठीक है। जब हम डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं सारी डिटेल में बताऊंगा कि प्रबंध में कैसे कितने प्रकार होते हैं, प्लानिंग कैसे बनाई जाती है, उनका समादेश कैसे किया जाता है, नियोजन क्या होता है, प्रत्यादेश क्या होता है। हम ये सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, विपणन मिश्रण के मूल्य निर्धारण तत्वों में सम्मिलित है कि मूल्य है जो उपरोक्त सभी, मतलब उपभोक्ता को अधिक ना लगे, संस्था को उचित लाभ मिले, उत्पाद प्रतियोगिता में टिक सके एवं सरकारी नियंत्रण का उल्लंघन भी ना हो। ये क्यों जरूरी होते हैं ये सब हम डिटेल क्लास में भी समझेंगे। अगला है, वस्तु का डिजाइन, नाम, रंग, आकार, ब्रांड, पैकिंग, गारंटी एवं सेवा आदि सम्मिलित होते हैं तो वस्तु नियोजन एवं विकास में। नियोजन मतलब होता है प्लानिंग। ठीक है। अगला,
विपणन की आधुनिक विचारधारा का नवीनतम स्तंभ है उपभोक्ता कल्याण, नवीनतम स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संचालित विपणन विचारधारा में बॉस किसे माना जाता है? तो उपभोक्ता को बॉस माना जाता है, ठीक है। प्रबंध में सर्वोपरि कस्टमर यानी उपभोक्ता ही होता है, ठीक है, सबसे बड़ा उसी को माना गया है। किस शताब्दी के मध्य तक उत्पादक बाजार उपभोक्ता बाजार में परिणत होने लगता है? 20वीं सदी में, 20वीं सदी में परिणत होने लगा था। विपणन प्रबंध की अवधारणा या विचारधारा का जन्म हुआ था तो अमेरिका में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन एवं नियंत्रण करना विपणन प्रबंध कहलाता है। यह मत किसका है? फिलिप कोटलर का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कथन निष्कर्ष वाले काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। प्रबंध के 3 कार्य हैं, व्यवसाय का प्रबंध करना, प्रबंधकों का प्रबंध करना एवं कार्य तथा कार्य करने वालों का प्रबंध करना। तो यह राय है तो पीटर ड्रकर की है, ठीक है। अगला, उपभोक्ता व्यवहार में अध्ययन किया जाता है उपभोक्ताओं की उपरोक्त सभी मतलब क्रय आदतों का, क्रय प्रवृत्तियों का, क्रय करने की रीतियों एवं क्रय प्रेरणाओं का, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं, सभी उत्पादनों का एकमात्र अंत एवं उद्देश्य है उपभोग। यह कथन किसका है? तो एडम स्मिथ का, ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ का, ठीक है। अगला देखते हैं, उपभोक्ता व्यवहार मतलब कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करने वाले क्रेता संबंधी घटक में शामिल नहीं है, आय शामिल नहीं है। अगला है, विवेकपूर्ण प्रेरणा में क्रेता कुछ तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। यह तथ्य क्या होते हैं? तो सभी होते हैं, तो वस्तु का टिकाऊपन, मूल्य, उपादेयता एवं विक्रयोपरांत सेवाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता व्यवहार के आर्थिक मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो मार्शल ने किया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, एक विपणन नीति मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार करते समय जिन घटकों का ध्यान रखा जाना चाहिए उनमें प्रमुख हैं तो सभी, यानी प्रतियोगिता एवं वस्तु में समानता, वस्तु का जीवन चक्र एवं ग्राहक समानता, वित्तीय साधन एवं सरकारी नीति, उपरोक्त सभी हैं। अगला है, वस्तुओं के जीवन चक्र की साधारणतः अवस्थाएं क्या होती हैं? तो ये सभी होती है, मतलब प्रारंभिक, उन्नतिशील और परिपक्वता, ये सभी इसकी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के जीवन चक्र की निम्न 3 अवस्थाओं के लिए सामने लिखी कौन सी नीति उचित रहेगी? ये बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो प्रारंभिक, तो इसका है भेदभावहीन विपणन नीति, मतलब जब हम प्रारंभ कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग कर रहे हैं या ई कॉमर्स में मार्केटिंग कर रहे हैं, तो प्रबंधकारी की ये सोच होना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए इसकी स्ट्रेटेजी बनाएं, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी तैयार करें, ठीक है। फिर है उन्नतिशील केंद्रित नीति, मतलब जो उस प्रबंध का यानी प्रबंधन का जो संगठन है उसकी नीति कैसी होना चाहिए, सभी का सभी जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन सभी का क्या होना चाहिए? एक ही लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जिससे उस प्रबंधन या संगठन का क्या होगा? उसकी उन्नति होगी, ठीक है। उसमें फिर परिपक्वता भी शामिल होगी, तो वो भेदभावपूर्ण विपणन नीति के लिए भी शामिल होगी, ठीक है। परिपक्वता का अर्थ ही होता है कि अब वो मैच्योर हो चुके हैं, है ना, मैच्योरता, जितनी भी मैच्योरिटी रहेगी उनको ये दिखाना रहेगा कि हमने किसी भी प्रकार की भेदभाव की नीति नहीं अपनाई है या ऐसी कोई मार्केटिंग नहीं करी है जिससे सरकार या अन्य किसी संगठन को कोई हानि पहुंचे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किसी निर्माता के पास यदि आर्थिक साधन समिति है तो विपणन नीति अपनानी चाहिए, तो केंद्रित वाली नीति अपनानी चाहिए। अगला है, एक निर्माता को अपनी विपणन रणनीति स्ट्रेटेजी के अनुसार रखनी चाहिए, तो बाजार की धारणा, मतलब मार्केट में जैसा झुकाव है, मतलब कस्टमर किस ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो संगठन को भी ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत पड़ती है ना, वैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। अगला देखते हैं, उपभोक्ताओं को उनकी विशेषताओं के अनुसार समुदाय में बनाने को बाजार विभक्ति यानी मार्केटिंग सेगमेंटेशन कहते हैं। इन विशेषताओं में शामिल होता है तो सभी शामिल होते हैं, आय, वायु, जाति एवं नगर की स्थिति, ठीक है। ये जितने भी सेगमेंट होते हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं। अगला है, एक वस्तु के बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? तो बाजार विभक्तिकरण कहलाता है। फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर स्टेंटन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्रेता की आवश्यकताएं एवं रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए क्रेता स्वयं में एक बाजार है। यह सिद्धांत बाजार विभक्तिकरण के किस ढंग पर आधारित है? तो प्रत्येक व्यक्तिगत क्रेता को एक वर्ग बनाना, ठीक है।
अगला, उत्पादन से उपभोग तक की समस्त क्रियाएं जिसमें शामिल होती हैं वो क्या कहलाती हैं? विपणन कहलाती हैं। विपणन की परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत विपणन को माना गया है उत्पाद अभिमुखी माना गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उनकी भी ज़रूर मदद कीजिएगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास सोर्स की बहुत कमी है, उन लोगों को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये वीडियो काफ़ी हेल्प कर सके। ठीक है, अगला देखते हैं। आधुनिक विपणन में सम्मिलित होती है तो उपभोक्ता सभी ना, यानी कि उपरोक्त सभी होगा तो माल एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, विक्रोपरांत की भी सेवाएं या ग्राहक संतुष्टि, ये सभी आधुनिक विपणन में शामिल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। समस्त उत्पादन की क्रियाओं के समान विपणन का उद्देश्य भी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संतुष्टि करना है। यह विचार किसका है? तो उपरोक्त सभी का है, यानी कन्वर्स का भी है, हुजी का भी है और मिचेल का, ये तीनों ने यह विचार प्रस्तुत किया था। क्रियोपरांत या विक्रियोपरांत सेवाओं में शामिल होता है तो सभी शामिल होते हैं। वस्तु की मरम्मत, गृह सुपुर्दगी या साख सुविधाएं, ये तीनों इसमें शामिल होती हैं। विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है, यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर पॉल मजूर का है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रोफेसर जेम्स के अनुसार सही समय पर सही वस्तु सही कीमत पर सही स्थान पर पहुंचाना ध्येय होता है, विपणन का होता है। अगला, एक सर्वेक्षण के अनुसार यदि उत्पादन कार्य में कुल 100 व्यक्ति लगे हैं तो उनमें से विपणन कार्यों से संबंधित होंगे 80% होंगे। अगला है, अर्धविकसित देशों में उत्पादन आर्थिक विकास का दरवाजा है तो विपणन उसे खोलने की चाबी है। यह कथन किसका? तो WJ एल्मडन का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगला देखते हैं। विपणन की आधुनिक विचारधारा के समर्थक कौन है? तो सभी हैं, पाल मजूर, हैंसन एवं मैकार्थी, वेजी स्टेंटन, ये सभी हैं। अगला देखते हैं। विपणन की आधुनिक विचारधारा आधारित होती है केविएट वेंडर में। ठीक है, अगला देखते हैं। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित होता है, इस मान्यता पर आधारित मॉडल क्या है? तो पेविलियन मॉडल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेविलियन का मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपभोक्ता व्यवहार के मनोविश्लेषण मॉडल यानी साइकोलॉजिक मॉडल, यानी जितने भी जनक हुए हैं, है ना, या जितने भी कथन वाले लोग हुए हैं उनको तो आप लोग बिल्कुल नोट करते हुए चलेगा कॉपी में, क्योंकि उनसे हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता व्यवहार के मनोविश्लेषण मॉडल का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रायड को। ठीक है, अगला देखते हैं। समाज और मनोविज्ञान पर संयुक्त रूप से आधारित मॉडल सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉडल के प्रतिपादक कौन है? वेबलेन है। अगला देखते हैं। वेबलेन मॉडल के अनुसार मानव पर प्रभाव पड़ता है तो सभी, उपरोक्त सभी, यानी समाज की संस्कृति एवं उपसंस्कृति का, सामाजिक वर्ग का, संदर्भ समुदाय का, सभी का प्रभाव पड़ता है। अगला है, उपभोक्ता व्यवहार के संगठनात्मक मॉडल के प्रतिपादक कौन थे? हॉब्स थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्रेता की वास्तविक भावनाओं, प्रेरणाओं एवं विश्वासों को ज्ञात करने के लिए प्रयास करने की तकनीकें क्या कहलाती है? तो प्रलंबन की तकनीकें कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन। कंपनी के सदस्यों का दायित्व होता है समिति में होता है। निजी कंपनी की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 50 होती है। अगला, सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम व अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 7 व सीमित, इससे भी कम। आवेदन राशि अंशों के अंकित मूल्य कम नहीं होने चाहिए, 5% से कम नहीं होनी चाहिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये थोड़े स्टैटिक वाले सवाल है। ठीक है, स्टैटिक है, जिनको बदला नहीं जाएगा, ये स्टैटिक रहेंगे। ठीक है, स्थायी रहेंगे। न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त न होने पर राशि लौटानी होगी 130 दिन में लौटानी होगी। ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आज हमने ये बुक सीरीज़ को कंप्लीट कर लिए हैं। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी ज़रूर करें। उन विद्यार्थियों को भी वीडियो शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी बहुत मददगार साबित हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच, धन्यवाद।